नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन आज की जो करंट अफेयर्स होने वाली है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपको तो पता ही है कि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं, तो आपके किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में सवाल नहीं छूट पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज की, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपके साथ ये मैं बात करना चाहता हूं कि आप रोज करंट अफेयर्स देख रहे हो कि नहीं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी देख रहे होंगे तो आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उससे एक भी सवाल नहीं छूटने वाले हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो मिस कर लिए हो या आप जो है डेली नहीं देख पा रहे हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाए और सारे दिन के करंट अफेयर्स की वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, अब हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करने वाले हैं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा न्यूज है कि भारत को अपना नया सीडीएस मिल चुका है। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी, भारत के पास 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। लेकिन हर एक सेना के एक प्रमुख होते हैं और ये सीडीएस जो होता है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो भारत को अपना दूसरा सीडीएस मिल चुका है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और ये एक रिटायर्ड आर्मी है, लेकिन इन्हें भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको तो पता है कि भारत के पहले सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत, जिनका पिछले साल जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु के पास इनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद से लेकर 8 दिसंबर 2021 से सीडीएस का पद जो है वो खाली पड़ा हुआ था। और अभी जाकर भारत सरकार की तरफ से जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को भारत का दूसरा सीडीएस जो है नियुक्त कर दिया गया है। याद रखिएगा इसे। और आप इनके बारे में शायद नहीं जानते होंगे या बहुत सारी जानकारी आपको नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये चाइना मूवमेंट में काफी एक्सपर्ट है, यानी कि इन्हें चाइना से रिलेटेड किसी भी वार के लिए एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता है। और ये ईस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ भी रह चुके हैं, यानी इन्होंने पिछले साल तक इन्होंने ईस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया हुआ है। और इस बार इन्हें जो है भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सीडीएस की बात हो रही है तो भारत सरकार की तरफ से जो सीडीएस का पोस्ट लाया गया था वो क्रिएट किया गया था 24 दिसंबर 2019 को। डेट याद रखिएगा, स्टैटिक जीके जरूर बन सकते हैं। और अगर हम सीडीएस के रिटायरमेंट की बात करें कि कितने साल की उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं, तो इनका जो मैक्सिमम एज है वो है 62 ईयर्स, यानी कि 62 साल की उम्र में जो सीडीएस का पोस्ट होता है उस पे जो पद पे जो पर्सन होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसे अच्छे से याद कर ले और कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। अब इससे आपके कैसे सवाल बन सकते हैं इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपका जो बन सकता है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो आपका जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और दूसरा सवाल यह बन सकता है कि भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी की जो है अपॉइंटमेंट की गई है। भारत के पहले सीडीएस कौन है, यानी कि पहले सीडीएस जो भारत के बनाए गए थे वो जनरल बिपिन रावत बनाए गए थे। और एक और इंफॉर्मेशन यहां पे ये है दोस्तों कि ये पहली बार हुआ है कि भारत सरकार के तरफ से 3 स्टार आर्मी को जो है ये सीडीएस का पद दिया गया है, यानी कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा न्यूज है कि 3 स्टार आर्मी को एक तीनों आर्मी के जो प्रमुख होते हैं उनका पद दिया गया है। ये भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज।
अगला न्यूज ये है कि एक पार्टी की जो है अनाउंसमेंट की गई है, नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। ये पार्टी आपके लिए नई होंगी क्यों नहीं, क्योंकि इस पार्टी की जो क्रिएशन की गई है वो अभी हाल ही में की गई है। और किनके द्वारा की गई है, कहां की पार्टी है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये पार्टी जो है ये फॉर्मर कांग्रेस लीडर जिनका नाम गुलाम नबी आजाद है, इनके द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया है। और ये कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना सेवा दिया हुआ है। यानी कि ये 2005 से लेके 2008 तक जम्मू कश्मीर के ये चीफ मिनिस्टर थे। अब इनकी जो नई पार्टी का गठन किया गया है, उस पार्टी के तरफ से एक फ्लैग का भी इन्होंने जो है इनॉग्रेशन किया है। यहां आपको इमेज में एक फ्लैग भी दिख रहा है, ये इनकी पार्टी का फ्लैग है। और इस फ्लैग का जो कलर यहां पे दिखाया जा रहा है वो मस्टर्ड कलर है, व्हाइट कलर है और ये ब्लू कलर है। यानी ये इनके जो पार्टी का सिंबल फ्लैग है, ये इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। अब अगर हम इनके बारे में थोड़ी बात कर ले तो ये कांग्रेस से इनका पुराना रिश्ता रहा है। और ये 26 अगस्त को यानी कि पिछले महीने ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अपनी नई पार्टी का इन्होंने गठन किया है। और इसके अलावा राज्यसभा में ये अपोजिशन पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब इससे आपके सवाल कैसे बन सकते हैं, तो पहला सवाल बन सकता है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी किसकी पार्टी है, यानी कि ये किस राज्य के जो लीडर है उनकी पार्टी है, ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपका यहां सही जवाब होना चाहिए गुलाम नबी आजाद। ठीक है। और दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पार्टी है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है यहां पे कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर गुलाम नबी आजाद जी इससे पहले किस पार्टी में सम्मिलित थे, यानी कि इससे पहले ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो आपका जवाब होगा कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला हमारा न्यूज है इंपॉर्टेंट डे से, यानी कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस। ये पूरे विश्व में मनाया गया है। और इसे कब मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है और इसे क्यों मनाया गया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो हर साल 29 सितंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और इसे जो है हार्ट से रिलेटेड हेल्थ को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। अभी आप जो है न्यूज में सुन रहे होंगे कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेस के जो निधन हो रहे हैं वो हार्ट अटैक से हो रहे हैं, लेकिन वो एक्टर जो है वो फिजिकली फिट थे, फिर भी वो हार्ट अटैक का शिकार हो गए। इसके पीछे एक कारण है कि वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट सीधे सीधे हार्ट पे पड़ रहा है। तो हार्ट को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या हम ऐसा फूड ले या किस तरह की एक्सरसाइज करें या किस तरह का हम अपना डेली रूटीन रखें कि हमारा जो हृदय है वह स्वस्थ रूप से रहे। और आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे बॉडी का एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हार्ट डिजीज से शिकार है, लेकिन उन्हें उनके डिजीज के बारे में, उनके खान पान के बारे में या अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं, उसके लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और इसका जो सबसे पहले आइडिया जनरेट किया गया था वो एक जो है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था एंटोनी बायस डे लूना। और ये जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे ये 1997 से 1999 के बीच ये प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने ही ये आइडिया जनरेट किया था कि पूरे संसार में हार्ट के हेल्थ को लेकर अवेयर करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में इसे डिफरेंट डेट से मनाया जाता था, यानी कि 24 सितंबर को इसे जो है दिवस घोषित किया गया कि 24 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा। और 2011 तक इसी डेट से मनाया जा रहा था, लेकिन 2011 के बाद इसका डेट चेंज कर दिया गया और ये फैसला लिया गया कि अब हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा। याद रखिएगा 2011 के बाद जो है 29 सितंबर से ये दिवस मनाया जा रहा है। और इस साल का जो थीम रहा है
वो है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे अभी आप जो है देख रहे होंगे कि लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ऑर्गन डोनेशन में। तो कई बार ऐसे होते हैं कि इंसान की जो बॉडी होती है वो किसी कारणवश एक्टिव नहीं हो पाती है या डेड हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे इंसान जीवित रहते हुए अपने ऑर्गन को डोनेट कर देते हैं, और उसके पीछे मेन कारण यही है कि उस ऑर्गन के द्वारा किसी अदर पर्सन की लाइफ बचाई जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ओके, और आपसे पिछले साल का भी थीम पूछ सकता है। तो यहाँ पे पिछले ईयर यानी 2021 के जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम था वो था यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो ये पिछले साल के वर्ल्ड हार्ट डे का थीम रहा है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आपसे इस जो है करंट अफेयर से कैसे आपके सवाल बन सकते हैं, तो पहला सवाल बन सकता है डेट को लेकर कि किस दिन वर्ल्ड हार्ट डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। दूसरा सवाल बन सकता है आपको थीम को लेकर, यानी कि इस साल का थीम क्या रहा है। और तीसरा सवाल आपसे यह बन सकता है कि पहली बार जो है इसे कब सेलिब्रेट किया गया था। तो पहली बार इसे 24 सितंबर 2000 को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। अब ये पीएफआई क्या है और भारत सरकार ने इसे क्यों बैन किया है, इस पे चर्चा करते हैं। तो पीएफआई का मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था और इसका टेररिस्ट से लिंक होने के कारण इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार के तरफ से 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 5 इयर्स के लिए। इसे आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये जो है इसमें रिपोर्ट आया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली जितने भी टेररिस्ट या मुजाहिदीन हैं उनको फंडिंग करने का काम कर रहा था, और इसके इसी हरकत के कारण जो है भारत सरकार की तरफ से इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और बैन में इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है इस ऑर्गेनाइजेशन के या बैंक अकाउंट्स है वो सारे सीज कर दिए गए हैं, और इसके लेकर जो है हमारे देश में हंगामे भी हो रहे हैं। लेकिन अगर बात नेशनैलिटी की आती है तो ये कदम जो है उठाए जाने चाहिए, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो। ठीक है, अब इस संगठन का जो निर्माण किया गया था ये बेसिकली साउथ इंडिया का एक संगठन है जो 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के संगठन को मिलाकर इस संगठन का निर्माण किया गया था 2007 में, यानी 2007 में इसे क्रिएट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अभी तो आपने पढ़ा कि भारत को अपना नया सीडीएस मिला है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति कर दी गई है। यानी कि अब एक नए पर्सन की नियुक्ति की गई है जो भारत के महान्यायवादी होंगे। अब इनके बारे में जानते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो किन की जगह पे किया गया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है आर वेंकट रमनी, और ये भारत के अगले महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इनकी जो नियुक्ति की गई है, आपको तो पता है कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको 3 सालों के लिए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी जी। और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो किनके जगह पे की गई है, तो के वेणुगोपाल जी की। यानी ये अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी है, लेकिन आने वाले 30 सितंबर को ये रिटायर्ड हो रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद जो अगले भारत के महान्यायवादी होंगे वो होंगे आर वेंकट रमनी। ठीक है, और जो वेणुगोपाल जी की जो नियुक्ति की गई थी महान्यायवादी के रूप में वो जुलाई 2017 में की गई थी, और इनकी जो टर्म है अभी कुछ महीनों पहले भारत सरकार के तरफ से एक्सटेंड किया गया था। लेकिन अब जो है इनकी रिटायरमेंट हो रही है और उनके जगह पे एक नए महान्यायवादी की नियुक्ति की जा रही है। अब नए महान्यायवादी जिनका नाम आर वेंकट रमनी है, इनके पास टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का जो एक्सपीरियंस है वो 42 ईयर्स का है। ये संविधान में लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के रूप में जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हीं व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और
इनके पास जो इनके अलावा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के अलावा जो एक्सपीरियंस है वो है कि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी रह चुके हैं। और स्टैटिक के रूप में एक और इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो भारत के पहले विधिक अधिकारी होते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है, इनका नाम याद रखना है और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो कितने सालों के लिए की गई है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि दिलीप ट्रॉफी 2022 की विनर की घोषणा कर दी गई है, यानी कि इसका खिताब किस टीम ने जीता है इस पे चर्चा कर लेते हैं। और ये दिलीप ट्रॉफी जो काफी एक हमारे घरेलू क्रिकेट का महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, इससे आपके एग्जाम में कई बार सवाल बन चुके हैं, तो इसे आप जो है अच्छे से सुनिएगा। और इस साल यानी कि दिलीप ट्रॉफी 2022 चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है वो वेस्ट जोन ने जीता है, यानी कि फाइनल में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को 294 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जो इस बार जो दिलीप ट्रॉफी का आयोजन किया गया था ये 59th सीजन था और दिलीप ट्रॉफी का जो विजेता बने हैं वेस्ट जोन, ये इनका 19th टाइटल है, यानी कि 19 बार इन्होंने दिलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया हुआ है। अब दिलीप ट्रॉफी को एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है मास्टर कार्ड दिलीप ट्रॉफी, यानी कि दिलीप ट्रॉफी की जो स्पॉन्सर की गई है वो मास्टर कार्ड के द्वारा की गई है। और आपको पता है कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जो क्रिकेट के आयोजक है यानी कि प्रायोजक है वो मास्टर कार्ड है, स्पॉन्सरशिप मास्टर कार्ड को दी गई है। अभी कुछ समय पहले की ये जो है न्यूज़ है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप अगर जो है हर एक दिन की करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे होंगे तो आपने इसके बारे में जरूर अच्छे से इंफॉर्मेशन आप गेन किए होंगे। अब बात यहाँ पे हो रही है कि दिलीप ट्रॉफी जो है ये भारत की घरेलू जो है नेशनल एक ट्रॉफी है, तो इसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये फर्स्ट क्लास का है, आप इसे बी कैटेगरी सी कैटेगरी के नहीं मानेंगे। और इस ट्रॉफी का जो नाम रखा गया था वो बहुत ही फेमस क्रिकेटर जिनका नाम था दिलीप सिंह जी नवान नगर के ये थे, और ये जो है इन्हें दिलीप के नाम से भी जाना जाता था, उन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम जो है दिलीप ट्रॉफी रखा गया है। तो इससे आपके कैसा सवाल बन सकते हैं कि इस साल दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, पहला सवाल ये बन सकता है, तो आपका जवाब होगा वेस्ट जोन ने। दूसरा है किस टीम को हराकर इस ट्रॉफी को इन्होंने जीता है, तो साउथ जोन को हराकर इस ट्रॉफी को इन्होंने जीता है। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ये वेस्ट जोन का कितनी बार इस ट्रॉफी के विजेता बने हैं, तो टोटल 19 बार ये इस ट्रॉफी के विजेता बने हैं वेस्ट जोन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक अपॉइंटमेंट की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट की गई है, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ की अपॉइंटमेंट की गई है। इनका नाम क्या है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि DSCI क्या है। तो ये जो है ये एक नैस्कॉम का इंडस्ट्री बॉडी है। और नैस्कॉम क्या है, तो नैस्कॉम जितने भी हमारे देश में जो टेक इंडस्ट्री है उनका ये जो है एक प्रीमियर ट्रेड बॉडी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्हें बोल सकते हैं, यानी जो टेक जो है इंडस्ट्री है उनको देख रेख करने का कार्य या उनके मैनेजमेंट करने का काम नैस्कॉम के द्वारा किया जाता है। और ये नैस्कॉम का DSCI ही एक पार्ट है। इसी के नए CEO के रूप में विनायक गोडसे की नियुक्ति की गई है और इन्होंने जिनका जो है स्थान लिया है उनका नाम है रमा वेदश्री। इनका नाम याद रखिएगा, यानी कि इनसे पहले ये DSCI के CEO थे। और विनायक गोडसे जी के पास जो टोटल इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो टोटल 27 ईयर्स का है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत की पहली जो है ट्राइबल कम्युनिटी के आधार पे इंसाइक्लोपीडिया का इनॉग्रेशन किया गया है, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है भारत की जितने भी जनजाति है उनकी इंसाइक्लोपीडिया जो है भारत की पहली इंसाइक्लोपीडिया बनाई गई है। किस राज्य में ये इंसाइक्लोपीडिया क्रिएट की गई है और किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो भारत की जो पहली ट्राइबल कम्युनिटी के आधार पे जो इंसाइक्लोपीडिया की लॉन्चिंग की गई है वो ओडिशा में की गई है और इसका जो विमोचन किया गया है यानी कि अनवीलिंग किया गया है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी द्वारा किया गया है। और
ट्राइब्स यानी कि जनजाति, तो अगर उड़ीसा में 2011 सेंसस को देखें तो उड़ीसा में जितने भी पॉपुलेशन है उसके 22.85% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब्स के हैं, और इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ट्राइब्स पर आधारित इंसाइक्लोपीडिया का विमोचन किया गया है। अब अगर हम जितने भी ट्राइब्स की जनसंख्या है पूरे भारत की बात करें तो उड़ीसा इस जनसंख्या में तीसरे नंबर पे आता है, यानी उड़ीसा राज्य में जो है भारत ये तीसरा ऐसा राज्य है जहां पे ट्राइब्स की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। और इनके अलावा उड़ीसा सरकार के द्वारा ट्राइब्स यानी जनजाति के लोगों के लिए, उनके पहचान के लिए, उनके भाषा के लिए, उनके कल्चर के लिए उड़ीसा राज्य में ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया था। पहला ट्राइबल म्यूजियम जो उड़ीसा राज्य में इनॉग्रेशन किया गया था वो 2001 में किया गया था, और दूसरा जो म्यूजियम ट्राइबल का बनाया गया था उड़ीसा राज्य में वो 2009 में बनाया गया था, यानी 2009 में बनाया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला ट्राइबल कम्युनिटीज के पर आधारित इंसाइक्लोपीडिया का इनॉग्रेशन कहां किया गया है, तो पहला जवाब होगा आपका उड़ीसा। दूसरा सवाल ये बन सकता है इस जो है करंट अफेयर्स के आधार पे कि ट्राइबल म्यूजियम का उड़ीसा के पहले ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन कब किया गया था। तीसरा सवाल ये से भी बन सकता है कि उड़ीसा के दूसरे ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये थर्ड का होगा, ये सेकेंड का होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब ये जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश के कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है और बुंदेलखंड के किस सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व है, यानी कि बुंदेलखंड का जो रीजन है उसका ये पहला टाइगर रिजर्व है, और ये जो टाइगर रिजर्व है ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही ये हिस्सा है, यानी कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसकी जो अप्रूवमेंट की गई है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है। और जो टाइगर रिजर्व की जो घोषणा की जाती है किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की जाती है। इसे आप नोट कर ले कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया जाता है। अब यूपी में इस टाइगर रिजर्व के बाद जो टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या हो गई है वो हो गई है 4, यानी इससे पहले जो यूपी में टाइगर रिजर्व थे वो है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर में है, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत जिले में है, तीसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर जिले में है। यानी इन तीनों टाइगर रिजर्व के अलावा जो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब जो टाइगर के लिए जो टाइगर रिजर्व की जो स्थापना की गई थी भारत सरकार की तरफ से वो 1973 में की गई थी, और इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। यानी कि जो भारत में जितने भी टाइगर की जनसंख्या है उनको बचाने के लिए और उनकी जनसंख्या में जो है बढ़ोतरी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था भारत सरकार की तरफ से। और अभी जो देश में टोटल टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो है 53, यानी देश के अलग अलग स्टेट में जो है टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या अभी तक 53 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति कर दी गई है। इनका नाम क्या है और इनके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव, और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 3 सालों के लिए की गई है जो कि 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव होगा। और ये प्रेजेंटली जो है इसी इंडियन ओवरसीज बैंक में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने जिनका स्थान लिया है उनका नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि अभी जो है ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ है। ये करेंट ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ है, और जो अगले एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो अजय कुमार श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और अब इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हो रही है तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि ये गवर्नमेंट बैंक है, और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1937 में एम चिदम्बरम चेतियार के द्वारा की गई थी। और
इसे जो नेशनलाइज किया गया था यानी इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था। तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि कौन कौन से यानी कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के आधार पर हमारे पास एक प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपके जो स्टैटिक जीके का इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक जीके का नॉलेज है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है। जैसे ये सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। यानी कि भारत का महान्यायवादी वही बन सकता है जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का योग्यता हो और उन्हीं व्यक्ति को जो है संविधान के अकॉर्डिंग भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। तो आपको यह बताना है कि इसे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो ऑप्शन है अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 73(1) और अनुच्छेद 76(1). यानी इनमें से कौन सही जवाब होगा इसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपने आज की करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से सुना है, अच्छे तरीके से पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आपके आने वाले एग्जाम में इससे सवाल बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि सारे इंफॉर्मेशन को एक बार फिर अच्छे से रिवाइज कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी चीज कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।